गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम 12th क्लास की बुक बिजनेस स्टडीज़ से चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। हमारे इस प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। दैट इज़ द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स वन डायरेक्शन। यानी वन यूनिट मीन्स वन प्लान, जिसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक ही डायरेक्शन में काम करें। दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। और जो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसी को अचीव करने के लिए काम करें। इफ़ दिस प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बैठेगा। ईच डिपार्टमेंट एंड ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। यानी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप हैं, उन सब का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनका एक हेड हो और एक ही प्लान पे सिर्फ वो काम करें। इसी को हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लाइंस के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन्स है, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन मार्केट। तो इन तीनों में से हर प्रोडक्ट का मार्केट अपना अपना अलग मार्केट है, इट्स ओन बिजनेस एनवायरनमेंट, और हर प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। तो ऐसी कंडीशन में ईच डिवीज़न मस्ट प्लान इट्स टारगेट। यानी ऐसी कंडीशन में हर डिवीज़न को अपने टारगेट को प्लान करना चाहिए। एवरी एम्प्लॉय ऑफ दैट डिवीज़न मस्ट पुट हिज एफर्ट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ प्लान ऑफ देयर डिवीज़न। यानी ऐसी कंडीशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस डिवीज़न के, वो उस प्लान को अचीवमेंट करने में अपने पूरे प्रयास लगाएं, ताकि उस डिवीज़न का जो भी प्लान है उसको अचीव किया जा सके अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड ओनली, और वो भी एक हेड की डायरेक्शन में। ऑन नो अकाउंट शुड बी वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओवरलैप। अब ऐसा ना हो कि वो अलग अलग कॉस्मेटिक वाला काम कर रहा है, मेडिसिन वाले के लिए मेडिसिन वाला काम कर रहा है, कन्फेक्शनरी के लिए, तो ऐसे में ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कॉस्मेटिक के जो प्लान होंगे, कॉस्मेटिक का जो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, कॉस्मेटिक के लिए जो भी प्लानिंग की हुई होगी, वो सारे जितने भी उस डिवीज़न के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना पूरा एफर्ट्स कॉस्मेटिक्स के ही लिए लगाएं, मेडिसिन वाले मेडिसिन के लिए ही लगाएं, कन्फेक्शनरी वाले कन्फेक्शनरी के लिए ही अपने एफर्ट्स पुटअप करें। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या हैं? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कॉमन गोल होगा वो अचीव हो जाएगा। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। और जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके सारे काम एकजुट हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इससे कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बैठेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को वायलेट करने के कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सीधी सी बात है, जब हम एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, एक ही प्लान के लिए काम करेंगे, एक ही यूनिट के लिए काम करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन आएगा। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी अलग अलग डायरेक्शन में काम करने से क्या होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगी, जो वर्कर्स एफर्ट्स अपने पुटअप करेंगे वो सारे एफर्ट्स भी वेस्ट हो जाएंगे। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कीवर्ड्स क्या हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के? वन यूनिट वन प्लान होता है। आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं? वन यूनिट वन प्लान होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वन गोल को ही, यानी वन गोल के लिए ही डायरेक्टेड होते हैं, उनको एक ही डायरेक्शन में काम
करना होता है। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके सबके एफर्ट्स को यूनिफाई कर दिया जाता है। फिर और ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, ये सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने, सूरज वॉज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कारपेट मेकिंग। सूरज जो है वो कारपेट मेकिंग का बिजनेस करता है। सिंस कंपनी वॉज मेकिंग हैंडमेड कारपेट एज वेल एज अ मशीन मेड कारपेट। हालांकि कंपनी जो है वो हाथ से बने हुए भी बनाती है कारपेट और मशीन मेड कारपेट भी बनाती है। देयर वर लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़। तो ऐसे में एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दो तरह के कारपेट बनते हैं, हैंडमेड कारपेट भी बनते हैं और मशीन मेड कारपेट भी बनते हैं। सो द प्रोडक्शन मैनेजर एडवाइज्ड, तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो सलाह देता है, देयर शुड बी टू सेपरेट डिवीज़न फॉर बोथ ऑफ देम, कि इन दोनों के लिए, हैंडमेड कारपेट के लिए और मशीन मेड कारपेट के लिए, दोनों को की डिवीज़न को अलग अलग कर दिया जाए। वेयर इन ईच डिवीज़न शुड हैव इट्स ओन इंचेंज प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन, और हर डिवीज़न के अपने इंचेंज हों, प्लान्स हों और खुद के एग्जीक्यूशन हों। तो ये कंडीशन है, ये हमने अभी पढ़ा है। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होना चाहिए? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्टेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर कौन से प्रिंसिपल की बात यहाँ पर कर रहा है? अब इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी अगर किसी इंडिविजुअल का जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी इंटरेस्ट को लेकर वो काम कर रहा है, उसको जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज़। यानी ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होगा वो इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को भी सुपरसीड कर देगा। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव्स। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, देयर इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सब का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एक ही डायरेक्शन में होते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तब किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। बट इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स अलग डायरेक्शन में हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अलग डायरेक्शन में हैं, देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बीच में रिकंसाइल करना चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर ऐसा संभव नहीं है, then individual goal must be sacrificed for achieving organizational goal। तो ऐसी कंडीशन में इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है तो इंडिविजुअल गोल अपने आप अचीव होने लगते हैं। मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यानी मैनेजर जितने भी डिसीजंस ले रहा है, कोई भी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीजंस ले रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उनको प्रायोरिटी देकर ही ले, नॉट हिज पर्सनल इंटरेस्ट, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे। द मैनेजर कैन इंश्योर दिस बाय एग्जाम्पलरी बिहेवियर बाय नॉट मिसयूजिंग द अथॉरिटी फॉर पर्सनल फेवर्स। और ऐसे में मैनेजर एग्जाम्पलरी बिहेव रखे, ना कि अपनी पर्सनल या ना कि अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके उसके मन को जो अच्छा लग रहा है ऐसा करें, ऐसे के लिए ये साफ़ ही मना करता है। ये जो प्रिंसिपल है इसकी परमिशन नहीं करता है। एग्जाम्पल है, बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल्स द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइसेस एंड क्वालिटीज़ ऑफ ऑल द सप्लायर्स। यानी कि अगर किसी मैनेजर को रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो उसके पास जितने भी सप्लायर्स हैं उन सब की रॉ मटेरियल की क्वालिटीज़ को, उनके प्राइसेस को वो कंपेयर करे एंड गिव ऑर्डर टू बेस्ट, और जो बेस्ट हो उन्हीं को वो ऑर्डर करे, रेदर देन गिविंग ऑर्डर टू हिज ओन रिलेटिव बाय मिसयूजिंग हिज पावर।
ना कि वो ऐसा करे कि वो अपने रिलेटिव को अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए अपने रिलेटिव को उस रॉ मटेरियल का ऑर्डर करे। ऐसा ना करे, बल्कि वो कंपेयर करे कि कौन से सप्लायर्स का जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके प्राइस अफोर्डेबल हैं। कंपेयर करने के बाद में ही जो बेस्ट हो उसी सप्लायर को वो ऑर्डर करे, ना कि अपने रिलेटिव को। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को वायलेट करने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा। इवन एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो सफ़र इन लॉन्ग रन, यानी अगर यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो परेशान हो जाएंगे अगर ये सब कुछ बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो। केस स्टडी है, क्या कहती है? मिस्टर मल्होत्रा, फाइनेंस मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड, अप्लाइड फॉर लीव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन इन अमृतसर। ये एक फाइनेंस मैनेजर हैं मिस्टर मल्होत्रा, ABC लिमिटेड कंपनी में। ये क्या करते हैं कि किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए ये लीव अप्लाई करते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव, और जो कंपनी का डायरेक्टर है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप इस लीव को कैंसिल कर दीजिए, एज देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डेट, क्योंकि उस डेट में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल है, इस करके ऐसा इसलिए आप अपनी लीव को कैंसिल कर लीजिए। मिस्टर मल्होत्रा इमीडिएटली एग्रीड, मिस्टर मल्होत्रा इस बात पर सहमत हो जाते हैं। कैंसिल्ड हिज ट्रिप, वो अपनी इस ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। एज ही थॉट अटेंडिंग मीटिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज बेनिफिट, क्योंकि वो सोचता है कि जो मीटिंग है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच प्रिंसिपल ऑफ फियोल इज़ अप्लाइड बाय मिस्टर मल्होत्रा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिस्टर मल्होत्रा ने फियोल के कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई किया है? आप जानते हैं कौन सी प्रिंसिपल को अप्लाई किया है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो आई होप आपको ये दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे, और आज जल्द ही मैं आगे आपके लिए और भी प्रिंसिपल्स लेके आऊँगा। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ पिछले 1 महीने से मैं आप लोगों की क्लासेस नहीं दे पाया हूँ। कुछ फैमिली इश्यूज़ थे जिसके कारण मैं क्लास नहीं दे पाया हूँ, लेकिन आगे हम इन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, हमेशा सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा स्टफ़ देता रहूँ। थैंक यू।